पे रेडी नजर आएंगी। सीमेंट एज अ स्पेस पे चर्चा करेंगे, धर्मेश जी के पास चलेंगे। अंबुजा सीमेंट्स रडार पे है। वैसे कल सबसे पहले आवाज ने ही आपको खबर दी थी, कमाई के अड्डे में 2:15 बजे बताया था और शाम तक वो खबर कंफर्म होती हुई। तो आवाज के दर्शकों को पता है, लेकिन अर्चदा क्या डिटेल्स आई शाम को? डिटेल्स ये आई हैं कि होल्डर इन इन्वेस्टमेंट करके जो प्रोमोटर एंटिटी है वो दरअसल अंबुजा सीमेंट में करीब 2.84% स्टेक ऑफलोड करती हुई दिखाई देगी। ये ब्लॉक डील के जरिए होता हुआ दिखाई देगा सौदा। जो पूरा साइज है वो करीब 4,200 करोड़ के आसपास आका जा रहा है। इशू प्राइस इस साइज में करीब 600 रुपये प्रति शेयर है और 5% के डिस्काउंट पर यह होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मामूली सा हिस्सा बिक रहा है ये 2.84% स्टेक। अगर आप गौर करें, होल्डर इन के पास तकरीबन 50.9% स्टेक या फिर 51% स्टेक है, उसमें से कुछ 3% का ही हिस्सा ये बेच रहे हैं इस समय। ये कहानी है भाई। रखिए अंबुजा सीमेंट्स को अपने रडार पे। हाल में वारंट कन्वर्जन करा था, प्रमोटर ने अपना स्टेक बढ़ाया था। स्टेक बढ़ा के 63 से 70% कर लिया था और अब उसमें से 2.25% से ज्यादा हिस्सेदारी आज बिकने के लिए बाजार में आ रही है। धर्मेश जी, दो ही बड़े प्लेयर्स हैं अब तो इस समय जो बहुत ही एग्रेसिव हैं, अंबुजा और अल्ट्राटेक। आपका बायसनेस किस तरफ ज्यादा, और सीमेंट एज अ स्पेस कितनी अट्रैक्टिव अब लग रही है? बिल्कुल आशीष जी, देखिए सीमेंट एज अ स्पेस का अट्रैक्टिवनेस अब खत्म हो गया है। मोर और लेस ये अपसाइड गिरावट नहीं आएगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर करेक्शन आएगा कोई बड़ा, बट ऊपर में एक ट्रेडिंग बैंड के अंदर ये पूरा स्पेस अभी जाके कंसंट्रेट करेगा। 5-7% एक मीन लेकर के ऊपर नीचे का आप ट्रेड इस पर खेल सकते हैं। रीजन ये है कि वॉल्यूम ग्रोथ जो है इनका 10-11% के आसपास मेंटेन रहेगा, वहां कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। सरकार का इन्वेस्टमेंट चल रहा है, एट द सेम टाइम प्राइवेट में रियल एस्टेट एंड अदर डेवलपर्स का भी काफी अच्छा स्पेंडिंग चल रहा है। समस्या आ गई है आपको इनकी प्राइसिंग को लेकर के। तो पिछले 2 क्वार्टर में हम लोगों ने देखा कि खास प्राइसिंग इंक्रीज ले नहीं पाए। 10-12 रुपया पर बैग होता भी था तो बैक एंड से फिर डीलर डिस्काउंट करके वो न्यूट्रलाइज हो जाता था। मार्जिन हमने देखा कि ऑलमोस्ट गिरावट ही रही। Q1 के जो मार्जिन अपडेट रहे, Q2 में भी सेम सिनेरियो रहेगा, बट वहां पर जाके मार्जिन भी स्टेबल हो जाएगा। वैल्यूएशन के हिसाब से सब काफी एक्सपेंसिव है। आई मीन सीमेंट हमेशा से एक्सपेंसिव ही रहा था, बट उसके भी अपर बैंड पर ये अभी ट्रेड हो रहा है। तो एज अ इन्वेस्टमेंट बेट मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई खास गुंजाइश है। अगर 10-12% एक साल में रिटर्न मिलता है तो मैं उसको इन्वेस्टमेंट नहीं मानता हूँ, बिकॉज वहां उसका कोई फायदा है नहीं। अनलेस 20-25% का अपसाइड ट्रैक्शन दिखे तभी एक इन्वेस्टमेंट बेट के हिसाब से दिखना चाहिए। एंड कंसंट्रेशन चल रहा है, सो प्राइसिंग वॉर तो चलने वाली है। सो इसको आप टेक्निकल ट्रेड की तरह ट्रेड ले सकते हैं, बट एज अ स्पेस में हम लोगों ने मतलब एज अ पोर्टफोलियो में या कहीं पर भी कोई भी इसमें निवेश है नहीं अभी। बिल्कुल ठीक है, यही बात अभी हो भी रही थी। तो बहुत ज्यादा इन लेवल से अपसाइड है नहीं। हाँ, गिरे नहीं, बात अलग है, पर यहां से अब इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ज्यादा अपसाइड नहीं नजर आती है और ये कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी थोड़ी सी दिक्कत और पैदा करेगी। खैर, देखते हैं। आज जैसे चर्चा भी हुई थी, ब्लॉक विंडो यानी कि 8:45 से 9 के बीच में ट्रेड होता है तो हाथों हाथ लिया गया। स्पिल ओवर होकर कंटिन्यूस सेशन में आएगा तो देखते हैं इंपैक्ट। तो आपको देखना पड़ेगा किस विंडो पे ट्रेड हो रहा है, उससे डिमांड का अंदाजा लगेगा। ऐसे ही एक और लार्ज ट्रेड होने की तैयारी है और वो इस केस में है FSN ई-कॉमर्स वेंचर्स, यानी कि जिसे अपन नाइका के नाम से जानते हैं। नाइका में कौन माल छोड़ रहा है? हरिंदर पाल सिंह एंड एसोसिएट्स, हरिंदर पाल सिंह भांगा एंड एसोसिएट्स दरअसल ये स्टॉक थोड़ा सा आज ऑफलोड करेंगे। 1.4% हिस्सा अपना निकालते हुए दिखाई देंगे। जो फ्लो प्राइस तय की गई है वो करीब 198 रुपये प्रति शेयर है और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि इनके पास जो है वो करीब 6.4% स्टेक है। उसमें से 1.5% बेचेंगे तो 5% रह जाएगा, इसीलिए एक लॉक इन पीरियड रहेगा इस पर्टिकुलर सौदे के बाद लगभग 45 डेज का। उसके बाद चाहे तो वो और स्टॉक बेच सकते हैं। तो उनकी तरफ से कुछ लिक्विडेशन आता हुआ दिखाई देगा, इसीलिए वो नायका आज वॉच करेंगे। रखिए भाई नायका को रडार पे, देखना होगा इसमें भी कौन सी विंडो पे हो रहा है। लेकिन हाँ, बहुत ये ऐसे कल का नहीं दिखाई, थोड़ा लंबा दिखाइएगा तो एकदम मस्त चला हुआ है। सारे न्यू एज कंपनीज गजब मूव डिलीवर कर चुकी हैं। ये देखिए नायका और पाल साहब थोड़ा सा मुनाफा बांध रहे हैं, ऐसा फीलिंग आ रही है। मेरे पब्लिक शेयर होल्डर है जिसमें से रिड्यूस 6% से ज़्यादा की हिस्सेदारी 2-2.5% आज बिकने आएगी। गाबा सर एक काम करें, अब आज का ट्रेड कहाँ होगा छोड़ते हैं, कल तक के समीकरण चार्ट्स पे इस तरह के मूव्स के बाद आप तेजी करने का मन बना रहे हो क्या, या बनाते नायका में?
नायका एक्चुअली आज अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि आज कल जो बना है बाहर वो इनसाइड डे बना है, परसों बहुत बड़ा बाहर बना था, तो थोड़ा डिप आता है तो लेना चाहिए करीब उस समय, फिर 190 का स्टॉप होगा, फिर ले सकते हैं, क्योंकि एक ब्रेकआउट तो मिला है, लेकिन जो कल का बार है वो डिसाइसिव नहीं है, इनसाइड बार है, इनडिसीजन, तो आई थिंक बेस्ट अवॉइड नायका। इनसाइड बार मतलब परसों की जो रेंज थी उसके अंदर ही कल की रेंज सिमट गई। बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट। देखा, ओके, तो इनडिसाइसिवनेस के इंडिकेशंस हैं, तो क्लैरिटी नहीं है, अवॉइड है। और वैसे भी आज लास्ट रेट का सरदर्द सामने खड़ा हुआ है, तो भाई नायका एका में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। हो गए दोनों लास्ट ट्रेड जो आज एंटिसिपेटेड है। अब देखते हैं सूत्र सही पड़े कि नहीं पड़े और क्या प्ले आउट होते हैं, किस विंडो पे होते हैं। तीसरा खबर इंटरेस्टिंग है हिंडाल्को को लेकर। मानस चार्ट आप रेडी करो हिंडाल्को का, मैं आता हूं आपके पास। हजदा, क्या कह रहा है मैनेजमेंट, क्या कह रहे हैं प्रमोटर्स? हिंडाल्को की कल एजीएम हुई आशीष, और उसमें कुमार मंगलम बिरला ने जो स्पीच दी है उसमें कई सारी चीज़ों का उल्लेख किया गया। बेसिकली कंपनी ने कहा है कि बड़े एक्सपेंशन पर कंपनी का फोकस है और $10 बिलियन इयरमार्क किया गया है कि वो विस्तार योजनाओं में दरअसल पैसा खर्च करने वाले हैं। इसमें एल्यूमिनियम और कॉपर स्मेल्टर्स की क्षमता बढ़ाने का प्लान है। रायगढ़ में एक नई एल्यूमिना रिफाइनरी कंपनी लगाती हुई दिखाई देगी। नोवेलिस जो इन्होंने एक्वायर की हुई एंटिटी, उसके बे मिनट प्लांट में क्षमता विस्तार होगा। ओडिशा का जो एल्यूमिनियम प्लांट है उसमें 2 लाख टन का क्षमता बढ़ती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ ओडिशा प्लांट के फेज 1 में करीब 8.5 लाख उत्पादन का भी अनुमान कंपनी ने सामने रखा है। अब FY27 तक कंपनी खास तौर से कहती है कि ओडिशा प्लांट फुल कैपेसिटी पर काम करती हुई दिखाई देगी। यही नहीं, गुजरात के कॉपर स्प्लेंटर में भी कैपेसिटी बढ़ने वाली है। और कंपनी बेसिकली एनहांसमेंट प्लान क्यों लेकर आ रही है, क्यों $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट कर रही, क्योंकि उन्होंने साफ नोटिस किया है कि कॉपर और एल्यूमिनियम इन दोनों ही कमोडिटीज की डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है, और उस बढ़ती डिमांड को केटर करने के लिए ही कंपनी अपनी क्षमता विस्तार पर अब जोर दे रही है। $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट, 8,000 से पकड़े तो 80,000 करोड़ रुपए डालने का मन। ये न्यू फाउंड एग्रेशन कहां से आ गया है धर्मेश खान साहब? क्या हो गया है ग्रुप को? और इस ग्रुप की आपकी प्रेफर्ड पिक कौन सी? देखिए, नहीं, हिंडाल्को ही प्रेफर्ड पिक है यहाँ पे, बिकॉज एक बात तो तय है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रोड मैप डाला है इंफ्रा का नेक्स्ट 10-20 साल के लिए, तो वहाँ पर ये एग्रेशन चलता रहेगा। और कॉपर एल्युमिनियम ऐसा प्रोडक्ट है कमोडिटी साइकिल में जो कि आपको वही यूज होना है। कॉपर एनी इलेक्ट्रिकल और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड में आपको लगता ही लगता है। एल्युमिनियम भी प्रेफर्ड मेटल हो गया फॉर एनी व्हीकल का हो या फिर अदरवाइज बिल्डिंगों में, इमारतों में भी उसका काफी ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। सो वॉल्यूम ग्रोथ तो रहेगा। इनकी जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है आधा से ज्यादा तो ये इंटरनल एक्रूवल से ही मीट कर जाएंगे। वहाँ पर आई डोंट थिंक कैश फ्लो का कोई भी इनके साथ प्रॉब्लम आएगा। और जो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि 2027 से फुल कैपेसिटी यूज करेंगे, वो भी हो जाएगा। रही बात कमोडिटी प्राइसेस की सिक्लिकलिटी की, तो वो रहेगा, वो चलता ही रहा है उसमें। और इनकी जो खपत है वो डोमेस्टिक बाजार में ही खपने वाली है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनको माल बेचना है नहीं, तो वहां पर भी काफी कुछ इंस्टिट्यूटेड है इंटरनेशनल प्राइस मूवमेंट से लेकर के। सो बिजनेस वाइज आई डोंट थिंक कोई भी प्रॉब्लम आएगा। और अच्छी बात है, काफी समय से बिरला ग्रुप थोड़ा सोया हुआ था, आई मीन आदित्य बिरला ग्रुप, और अभी पिछले 1.5 साल से जो एग्रेसिव होकर वापस से फ्रंट पर आए हैं, तो देश के लिए तो अच्छा ही है। हिंडाल्को ही प्रेफर्ड पिक है, लेकिन चार्ट्स पे हिंडाल्को मानस कैसा खड़ा हुआ नजर आ रहा है? देखिए, इसको 1 से 2 दिन के पर्सपेक्टिव से ना देखें, थोड़ा सा लंबा नजरिया रखें तो बेहतरीन चार्ट्स हैं। अप्रैल में स्टॉक ने 2022 के हाईज को ब्रीच किया था, उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन पिछले 3-4 दिनों का एक्शन जिस तरह देखने को मिला है, मेरे ख्याल से स्टॉक तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। 700 रुपए के ऊपर का ब्रेकआउट अगर देखने को मिलेगा तो उसके ऊपर आपको कम से कम 100 से 125 रुपए की तेजी देखने को मिलेगी। 2 मंथ का व्यू रखना चाहिए। 640 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करिए और कम से कम 810 रुपए के टारगेट सेट करिए। हिंडाल्को की एजीएम थी जिसमें इस तरह के स्टेटमेंट्स आए। आज भी बहुत एजीएम्स हैं, इंडिगो, एस्ट्रल, यस बैंक, महानगर गैस, एसबीआई लाइफ। देखते हैं भाई, कुछ इंटरेस्टिंग कमेंट्स होंगे तो आई एम श्योर मंडे मॉर्निंग अपन हर्षदा से उन पे चर्चा कर रहे होंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज को भी रडार पर रखिएगा भाई, 2 इंटरेस्टिंग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आई हुई हैं। रिलायंस पे बैती साहब चार्ट रेडी रखो, मैं आ रहा हूं आपके पास। बर्नस्टीन कह रहा है आउट परफॉर्म 3440 के टारगेट्स। ये कल स्टॉक कह लीजिए 3000 पे खड़ा हुआ है, 440 रुपए का अपसाइड नजर आता है।
काफी कुछ मेंशन है जिसमें कह रहे हैं कि ग्रोथ इंजन जो है वो तो जियो ड्राइव करेगा और वो मल्टीपल्स जो जियो के कारोबार को देते हैं उसे बढ़ा रहे हैं। तो बट ऑब्वियसली स्टॉक में इंप्रूवमेंट आएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज पे सीएलएसए की दूसरी रिपोर्ट आई है, 3300 के लक्ष्य के साथ आउट परफॉर्मेंस का कॉल, और उनका कहना है नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ आएगी 5G मोनेटाइजेशन से और ब्रॉडबैंड के रैंप अप से। हम लोग इंतजार कर रहे हैं अगले फ्राइडे रिलायंस की एजीएम का, और उससे पहले ये रिपोर्ट्स आती हुई। खैर, रिलायंस चर्चा में आ रहा है क्योंकि रिपोर्ट्स हैं, पर ध्यान रखिएगा इस चैनल का स्वामित्व व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। बहेती साहब का जो भी कॉल हो, आप अगर ट्रेड या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर, इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना। बहेती साहब, एजीएम से पहले किस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज में? जी आशीष जी, बहुत अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। पिछले 4 दिनों से 20 डेमा के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है, और जिस हिसाब से 3000 जो इसका कॉल राइटर का जोन है, जहाँ पे करीब 74 लाख कॉल राइटिंग हुई है, अब उसको ये अप्रोच कर रहा है। और अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो वेल प्लेस्ड है ये 3100 तक का मूव दिखाने के लिए। तो खरीदारी की सलाह है, या कोई भी डिप आए तो उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। जो उसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना हो एग्जैक्टली इसका 20 डेमा 2970 2970 का एक एसएल मेंटेन करे, और 3170 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। ओके, रखिए इस स्टॉक को अपने रडार पे तमाम रीजंस के चलते। कल के जो, और ये तो अभी हर्षद ने बताया जो आज लाइकली लार्ज ट्रेड्स हो सकते हैं, पर कल बहुत सारे हुए थे, उनकी डिटेलिंग जान लीजिए। हर्षदा, कौन कौन से, किसने बेचा, किसने खरीदा? आशीष, काफी इंटरेस्ट आप क्लियरली देखने को मिला। कल्याण ज्वेलर्स जो स्टॉक हम बात कर रहे थे, 2 ट्रेडिंग सेशंस में एक अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी है। यहाँ पर हाइडेल इन्वेस्टमेंट जो वॉलबर्ग पिंकल्स का एक इकाई है, उन्होंने 6.64 करोड़ शेयर ऑफलोड किए, नियरली 6.5% तक की हिस्सेदारी उन्होंने बेची है। अब इसमें खरीदारों में नोमुरा इंडिया उभर कर आया, जिन्होंने 2% स्टेक लिया। मोतीलाल ओसवाल ने नियरली 1% स्टेक लिया है। TCSL करके एक एंटिटी है, उन्होंने आधे % से ज़्यादा का निवेश किया। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर भी इंटरेस्टेड पार्टी था, जिन्होंने यहाँ पर कुछ स्टेक लिया है 0.7% के आसपास का। तो वो कल्याण का डिटेल है। अल्केम लैब्स में संप्रदा एंड नानहमती सिंह फैमिली ने दरअसल कुछ स्टेक ऑफलोड किया। 8.5 लाख शेयर इन्होंने बेचे, नियरली 0.71% तक का हिस्सा। यहाँ पर खरीदारों में ICICI प्रूडेंशियल ने 0.16% स्टेक लिया है। मॉर्गन स्टैनली एशिया ने लगभग 2 लाख शेयर खरीदे हैं, और साथ ही साथ टाटा म्यूचुअल फंड ने भी करीब 87 लाख शेयर के आसपास वो इन्वेस्टमेंट हुई है। 1 लाख से कम प्राइमरीली हिस्सा लिया है। तो ये इनफैक्ट वो कुछ अपडेट्स आए हैं। NIIT में भी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स हुए हैं। हॉर्नबिल ऑर्किड इंडिया फंड ने इनफैक्ट एक साइजेबल अमाउंट बेचा, लेकिन पवार फैमिली ट्रस्ट ने दरअसल वो 35 लाख शेयर खरीदे हैं, और थड़ानी फैमिली ट्रस्ट, तो पवार और थड़ानी फैमिली दोनों ने दरअसल NIIT में जो हॉर्नबिल ने हिस्सा बेचा वो खरीदा। ओके, मीनवाइल वो नायका